हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। देखो भाई, रिलेटिव मोशन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत ज्ञान पहले से हमारे पास है ना। ये बात तो सभी जानते हैं कि रेस्ट और मोशन जो होते हैं ये एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होते हैं। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन को डिफाइन करना चाहते हो तो आपको ये डिफाइन जरूर करना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कहां है ना। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चीजें डिफाइन की जाती है, तो उसी के बारे में आज थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। 2 डायमेंशनल चीजें जब आती है तो फिर क्या होगा वो सारी बातें समझेंगे, क्योंकि अभी तक जो केस आ रहे थे उसमें बोलते थे एक गाड़ी इधर जा रही है, दूसरी गाड़ी इधर जा रही है। बेटा ये तो 1 डायमेंशन होता था पूरा, है ना। तो 1 डायमेंशन तो बहुत ईजी था हमारे लिए। 2 डायमेंशन में कहानी में ट्विस्ट आएगा, बोलेगा एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, ये 2 डायमेंशन का केस हो जाएगा फिर। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे थोड़ी एंगल की बातें आती है, उनको समझना जरूरी है। और फिर रिलेटिव मोशन इन 2D के 2 केसेस, बेटा उन 2 केसेस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक होता है रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम, और एक होता है रेन मैन प्रॉब्लम, है ना। तो अलग अलग नाम से आते हैं बट कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो वो सारी बातें आज हम करेंगे। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप मेरी कही हुई इन सारी बातों को फॉलो करते हुए चलेंगे। जो भी चीजें मैं आपको यहाँ क्लास में पढ़ा रहा हूं उनको नोट करना बहुत जरूरी है। आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे वो जरूरी है। जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो करो बेटा, वो जरूरी है आप लोगों के लिए। इन केस आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो वहां से आप इसकी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं ये करना जरूरी है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको करा दूं, बट क्योंकि टाइम के साथ थोड़ा सा हम भी बाउंडेड है, इसीलिए जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो क्वेश्चंस और हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने। जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हो उससे उसको सॉल्व कीजिए, या फिर जो क्वेश्चंस आप मटेरियल आप सॉल्व करो, है ना, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके बेसिस पे। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है बेटा। मैं अगेन कह रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं मैं यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं बेटा जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस के हिसाब से प्रिपरेशन को करोगे तो 100% सिलेक्शन है आपका, कोई नहीं रोकेगा आपके सिलेक्शन को। बस ये है कि ऐसा मत करना कि एक हफ्ते के लिए आपने पूरे शिद्दत से शेड्यूल को फॉलो कर लिया, दूसरे हफ्ते भूल गए इसको। फिर तो ऐसा करना गलत है बेटा, ये पाप होगा। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बस जो बातें मैं बोलूं उसको फॉलो करो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका आराम से। एनीवेज, चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी का, जो कि है रिलेटिव मोशन इन 2D मोशन। बेटा वी ऑल नो बेटर कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, क्योंकि जब भी हम किसी रेस्ट और मोशन की कहानी को डिफाइन करते हैं तो यहां पे ये जरूर देखते हैं कि ऑब्जर्वर कौन है। जैसे कि बहुत कॉमन से एग्जांपल मैं पहले भी ले चुका हूं और आज फिर से ले रहा हूं कि एक बस है हमारे पास। रुकिए जरा, बस है, बस में 2 पैसेंजर्स हैं हमारे पास। यहां पे पहला पैसेंजर ये खड़ा है, इसका नाम हमने ए रख दिया, और ये दूसरा पैसेंजर यहां खड़ा है, इसका नाम हमने बी रख दिया। ये बस मूव कर रही है एंड द बस इज मूविंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। एक आदमी जो ग्राउंड पे खड़ा है वो इन दोनों पैसेंजर्स को देख रहा है, इसका नाम हमने सी रख दिया। बेटा अगर मैं यहां पे ऑब्जर्वेशन लेता हूं ए की, है ना, यहां पे ऑब्जर्वेशन किसका होगा? ऑब्जर्वेशन होगा ए का। किसको देखा जाएगा? ए को देखा जाएगा। कौन देखेगा? यानी ऑब्जर्वर कौन होगा? सर कौन देख रहा है यहां पे? ऑब्जर्वर है हमारे पास बी एंड सी। तो ऑब्जर्वेशन किसकी हो रही है? ए की। देख कौन रहा है? बी और सी। बेटा सी से पूछें ए क्या कर रहा है तो बोलता है ए इज एट इन मोशन, है ना। सी से पूछा ए क्या कर रहा है तो इसने बोला भैया ए जो है वो मोशन में है। लेकिन अगर बी से पूछा तो बी ने बोला ए इज एट रेस्ट। तो एक अकेला ए, उसके लिए 2 अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। ये ए के लिए इन्होंने बोला कि मोशन में है, इन्होंने बोला कि रेस्ट पे है। ये क्या बात हुई सर? है या तो आदमी रेस्ट पे हो सकता है या तो मोशन में हो सकता है। लेकिन वही तो मैं समझा रहा हूं, ये सारी पिक्चर डिफाइन करती है कि आपका नजरिया मतलब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। यहां पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो सी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है ग्राउंड। सी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बेटा वो होता है ग्राउंड, है ना।
और बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाती है बस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आपको यह भी पता है कि क्या करते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं सर हम लोग, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चीजों को डिफाइन किया जाता है। अभी ए का पोजीशन देखो तो यहां पे आता है, कुछ समय के बाद बस आगे चल जाएगी तो ए का पोजीशन चेंज होता जाता है। याद है कुछ ऐसी बातें? तो जब हमने सी से पूछा तो उसने बोला कि भैया ए का पोजीशन अभी यहां पे जैसे बस आगे जाएगी ए का पोजीशन ये हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यानी ए का जो पोजीशन है सी के लिए वो चेंज हो रहा है, ए का जो पोजीशन है सी के लिए वो चेंज हो रहा है। तो सी ने बोला ए मोशन में है। बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा ये बस हो जाएगी, तो बी के लिए हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे बना दिए। बी के लिए ए का पोजीशन ये है, जैसे जैसे बस आगे जाएगी बी आगे जाएगा, ए भी आगे जाएगा। यानी बी के लिए ए का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए वो उसके लिए रेस्ट पे होता था, है ना। ये बड़ी सिंपल सी बातें थी, आपको बता रखी मैंने। फिर आपको याद हो तो इसमें मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव मोशन को जब आप डिफाइन करते हो तो वेलोसिटी वगैरह की बातें बोली थी हमने। तो हमने बोला था मान लीजिए हमारे पास दो गाड़ियां हैं, पुरानी बातें रिकॉल करा रहा हूं बस मैं आप लोगों को, अभी कुछ नहीं। ये कार ए हो जाएगी, यहां पे एक और गाड़ी बना लेता हूं, ये कार बी हो जाएगी, है ना। दोनों गाड़ियां एक ही जगह से चलना शुरू हुई थी, याद आया कुछ? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स ए, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स बी, है ना। तो ए से पूछा बी कहां है, तो उसने बोला भैया बी हमसे इतना आगे है, विच इज गिवन बाय एक्स बी माइनस एक्स ए। तो ए से पूछा बी कहां है, तो ए ने बोला बी हमसे इतना आगे है, तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू एक्स बी माइनस का एक्स ए। सो ए से पूछा भैया क्या पोजीशन है बी की तुम्हारे हिसाब से, तो ए ने बोला भैया बी हमसे इतना डिस्टेंस आगे है। सो बोला यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करने से ये बनती थी वेलोसिटी। तो वी बी ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस का वी ए। तो यहां पे ये चीजें हमें पता चली थी जब हम वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे थे। याद आया कुछ? पुरानी बातें हैं मेरे बच्चे, चौंको मत, है ना। फिर हमने बोला था चलो ये तो सर ये हो गया कि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने बोला था कि जब आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे, तो मेक श्योर ये वेलोसिटी है बेटा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बस यही पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हम चलेंगे। ये वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आप वेक्टर के हिसाब से चीजों को डिफाइन करते हुए चलना वो ज्यादा इजी रहेगा। क्योंकि पहले तो हम वन डायमेंशन मोशन की बात करते थे, पहले जो भी बातें होती थी वो वन डी मोशन की बातें होती थी, और वन डायमेंशन में बेटा जो डायरेक्शंस होती थी वो प्लस माइनस ले लेते थे, या तो इधर होती थी या इधर होती थी, तो प्लस माइनस से हमारा काम चल जाता था। लेकिन जब हम टू डायमेंशन की बात करेंगे तो फिर प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे हो सकता है एक का मोशन इधर हो रहा है तो दूसरे का मोशन इधर हो रहा होगा। तो ये प्लस का आई कैप होता है, ये प्लस का जे कैप होता है। तो जब भी आप वेक्टर की बात लिखोगे बेटा, सो डायरेक्शन लगाओगे साथ में, तो ऐसे केसेस आएंगे जिसमें वेलोसिटी का चेंज पूछ लेगा, तो ये सारी डायग्राम आप ये फॉर्मूला आप फॉलो करते हो चलना, आंसर आ जाएगा। यही फॉर्मूला रहेगा 2D में भी बेटा, ठीक है। सो टू डायमेंशन में 2D मोशन में भी यही फॉर्मूला रहेगा, बस डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा आप लोग। 2D मोशन में भी यही फॉर्मूला रहेगा, बट डायरेक्शन का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। डायरेक्शन प्रॉपर लगाओगे काम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये बेटा ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो होती है एक वेक्टर होता है, तो आपको पता है ना ये वेक्टर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा इसको। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको हमने वेक्टर के फॉर्मेट में लिखा है यहां पे। फिर 2D में भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, कोई रोक टोक नहीं है इस पे, ठीक है। तो आराम से एकदम बढ़िया तरीके से इसको देखो, और ये सारी ऐसी बातें हैं जो आप पहले भी कर चुके हो, तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें बहुत ज्यादा। गॉट इट? अच्छा, अगर मैं ये वाली इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलेगा बेटा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए।
ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन मिलता है। वेक्टर होता है एक्सेलरेशन भी, तो आपको बस वेक्टर के साथ डायरेक्शन पुट करनी है तो आपका आंसर मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आपका 2D मोशन हो या 1D मोशन हो, आप ये वाले काम कीजिए, वेक्टर है, डायरेक्शन लगाइए, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है, कोई नई बातें नहीं आएगी जब 2D की बात करेंगे तो। हाँ, 2 डायमेंशन मोशन होता है तो इसको चाहो तो अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, एक्स एक्सिस के लिए अलग से सॉल्व कर लीजिए, वाई एक्सिस के लिए अलग से सॉल्व कर लीजिए, बट वो कहां जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए अभी परेशान मत हो इसको लेके ज्यादा। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, 2D के लिए ये क्वेश्चंस काफी हैं बेटा, अभी आगे कुछ सवाल कराऊंगा, थॉट क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद आपका। इस पे किया नोट सभी ने? चलिए भाई कुछ सवाल कराता हूं, इससे थॉट खुद ब खुद क्लियर होगा। जैसे पहला सवाल देखिए, अ बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स द साउथ। बेटा सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन बताना आनी चाहिए यहां पे, ठीक है? तो मैं डायरेक्शंस का थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं। ये आप जानते हो बेटा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, इधर की तरफ हम नॉर्थ ले लेंगे एंड इधर की तरफ हम साउथ ले लेंगे। जब आप यहां पे क्वेश्चन में देखेंगे तो ये ईस्ट वेस्ट की तरह से होता है ना, लेकिन हमें सॉल्व करना आई कैप और जे कैप में ज्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि वेक्टर में यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो ईस्ट और वेस्ट ऐसी बातों को आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? तो जिस तरफ ईस्ट है हम जानते हैं ये प्लस का एक्स एक्सिस होता है, तो इसलिए इधर डायरेक्शन प्लस का आई कैप लगा सकते हैं। जिस तरफ वेस्ट है मैं जानता हूं ये माइनस का एक्स एक्सिस होता है, इसलिए माइनस का आई कैप डायरेक्शन लगा सकते हैं। जिधर नॉर्थ है मैं जानता हूं वहां पे प्लस का वाई एक्सिस होता है, इसलिए यहां पे प्लस का जे कैप लगा सकते हैं। और जहां पे साउथ होता है वहां पे माइनस का वाई एक्सिस होता है, इसलिए माइनस का जे कैप लगा सकते हैं। तो अगर ये बोलता है अ बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स द साउथ विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो साउथ की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो आप यहां से बर्ड की वेलोसिटी लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 40 माइनस का जे कैप किलोमीटर पर आवर। देखा आपने, उसने तो साउथ बोला था लेकिन मैंने उसको डायरेक्शन दे दी, है ना? अ ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द ईस्ट। अब एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द ईस्ट। ईस्ट कहां होता है बेटा? ईस्ट होता है सर यहां पे, तो ये हो जाएगा प्लस का आई कैप किलोमीटर पर आवर। तो वो जानना चाहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इन द ट्रेन। एक ऑब्जर्वर जो कि ट्रेन के अंदर है उसके रेस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम किसी ट्रेन के अंदर बैठ जाते हो तो तुम्हारी वेलोसिटी और ट्रेन की वेलोसिटी अलग अलग होती है या सेम होती है? तुम एक ट्रेन में जाके बैठ गए तो तुम्हारी वेलोसिटी भी वही होगी जो ट्रेन की वेलोसिटी होती है। तो अगर वो आपसे मांगता है वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इन द ट्रेन, तो वो आपसे मांग रहा है वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। वो क्या मांग रहा है आपसे? वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। तो बेटा वीबीटी को लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। बर्ड की वेलोसिटी माइनस का 40 जे कैप, ट्रेन की वेलोसिटी माइनस का 40 आई कैप। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। माइनस का 40 जे कैप माइनस का 40 आई कैप। कहां होता है बेटा माइनस का 40? सर इधर साउथ में। माइनस का 40 आई कैप वेस्ट में। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्शन क्या आएगी? पहली बात तो हम एंगल देख लेते हैं, कितना एंगल ये बना रहा है। सो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर पे कौन आएगा बोलो? देखो बेटा होता क्या है, जब हमने पहली बात ये बोली कि माइनस का 40 जे कैप माइनस का 40 आई कैप, क्या ये आपको वेक्टर एडिशन की फीलिंग दे रहा है? बोलो तो, क्या ये आपको वेक्टर एडिशन की फीलिंग दे रहा है? हमें वीबीटी तब मिलेगा जब मैं माइनस का 40 जे कैप को माइनस के 40 आई कैप के साथ ऐड करूंगा। वीबीटी मुझे कब मिलेगा? जब मैं वेक्टर एडिशन कर रहा हूं माइनस 40 जे कैप और माइनस 40 आई कैप का। तो पहली बात तो मैं हाईलाइट करता हूं माइनस के 40 जे कैप को, तो दिस इज योर माइनस का 40 जे कैप 40 आई कैप, और ये इधर की तरफ बनता है माइनस का 40 जे कैप। सो मैंने हाईलाइट कर लिया बेटा। अब वीबीटी कब मिलेगा? जब मैं इनका वेक्टर एडिशन करूंगा। देख रहे हो आप लोग, वेक्टर एडिशन होगा इनका, तो वीबीटी मुझे कहीं यहां पे मिलेगा।
मुझे वीबीटी कहीं इधर मिलने वाला है। सो वीबीटी मुझे कहीं यहां मिलेगा, तो साउथ और वेस्ट के बीच में मिलेगा मेरे को। वीबीटी मुझे कहां मिलेगा बेटा? साउथ और वेस्ट के बीच में मिलेगा। एंगल कितना बनाएगा? 45 डिग्री। बेटा परपेंडिकुलर कौन होता है यहां पे? सर जे कैप वाला परपेंडिकुलर, आई कैप वाला बेस। जे कैप वाला परपेंडिकुलर, आई कैप वाला बेस, तो 40/40 45 डिग्री होता है। तो यहां से देखेंगे आप लोग तो इट कम्स आउट भी बेटा 45 डिग्री। इवन आप यहां से देखो तो अगेन इट कम्स आउट भी 45 डिग्री। तो बेटा अगर ये 45 डिग्री है तो इसको लिख सकते हो 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के साउथ में 45 डिग्री, या फिर लिख सकते हो 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के 45 डिग्री वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब बेटा साउथ के 45 डिग्री वेस्ट की तरफ, साउथ से 45 डिग्री वेस्ट की तरफ। 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब वेस्ट के 45 डिग्री साउथ की तरफ, वेस्ट से 45 डिग्री साउथ की तरफ। ठीक है, या फिर आप इसको बेटा डायरेक्टली साउथ वेस्ट भी कह सकते हो, या फिर वेस्ट साउथ भी कह सकते हो। तो ये डायरेक्शन लिखने का स्टाइल है, ये डायरेक्शन लिखने का स्टाइल है। जो आपको पसंद है आप उसको फॉलो कीजिए, बट ये जो साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ लिखा है ना, ये तभी लिखना जब 45 डिग्री हो आपके पास में। ठीक है, चाहो तो इसको साउथ वेस्ट लिख सकते हो, या फिर चाहो तो वेस्ट साउथ लिख सकते हो, बट ये तभी करना ये वाले काम जब आपके पास एंगल 45 डिग्री हो। ओनली वैलिड व्हेन एंगल इज 45 डिग्री, ओनली वैलिड व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। तो सीधा आप साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ लिख सकते हो, लेकिन ये तभी लिखोगे जब आप 45 डिग्री का एंगल हो। 45 डिग्री के अलावा कोई और एंगल आ जाए 30 डिग्री 60 डिग्री, तो फिर ये वाले पैटर्न फॉलो करने पड़ेंगे डायरेक्शन को लिखने के लिए। ठीक है, तो साउथ वेस्ट वाला तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखता है, तो यही मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या बेटा? बोलो तो। साउथ वेस्ट वाला मुझे एक ही ऑप्शन दिखता है, वो ही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे बेटा तो मैग्नीट्यूड विल बी योर 40√2। वीबीटी का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाला इट कम्स टू 40√2 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन। ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, कोई सी भी डायरेक्शन लिखो सब चलेगी यहां पे। ये वाला मुझे साउथ वेस्ट दिख रहा था, सो आई से दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस बेटा। पर सर ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ? ये जो बर्ड है ये तो नॉर्थ कितने साउथ की तरफ जा रही थी और ट्रेन आपकी ईस्ट की तरफ जा रही थी, तो ये इधर कैसे मिला? मेरे बच्चे यहां पे देखो, माइनस का वीटी करने से माइनस का 40 आई कैप हो गया। फिर इसने कहानी पलट दी पूरी लाके। माइनस का वीटी किया ना आपने, तो माइनस का वीटी मतलब माइनस का 40 हो गया फिर वो, तो इसने कहानी चेंज कर दी पूरी लाके। तो इस आदमी को जो ट्रेन के अंदर बैठा है उसको ये चिड़िया इधर जाती हुई दिखेगी। असल में चिड़िया कहां जा रही थी? साउथ की तरफ जा रही थी, ट्रेन आगे जा रही है तो आदमी को चिड़िया इधर जाती हुई दिखेगी। ठीक है, ट्रेन जा रही है ईस्ट की तरफ, चिड़िया उड़ रही है साउथ की तरफ, तो आदमी को चिड़िया इधर जाती हुई दिखेगी। क्लियर रहेगी बातें सभी को? नोट कर लीजिए, ऐसे सॉल्व करना है बेटा 2 डायमेंशन मोशन आएगा तो। अगर 2D मोशन आता है रिलेटिव में तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने क्या बोला? फॉर्मूला वही रहेगा, बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। पहले एक ही डायरेक्शन होती थी बेटा, पहले क्या 1 डायमेंशन होता था तो आई कैप लगाने की जरूरत नहीं होती थी, सीधा प्लस माइनस से काम बन जाता था। लेकिन इस बार 2 डायमेंशन हो चुका है, एक्स में भी चेंज हो सकता है, वाई में भी चेंज हो सकता है। तो यहां पे अब मुझे बोलना जरूरी है कि वो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, इसलिए आई कैप जे कैप से काम बनाना पड़ेगा इस बार हम लोगों को। क्लियर रहेगी बातें? आपको समझ आता है सवाल? ऐसे एक और सवाल है मेरे पास, वो कर पाएंगे हम लोग? ये नोट किया सभी ने? चलिए भाई, तो उस सवाल को देखते हैं। अगला वाला बोला गया है, अ मैन गोइंग ईस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, a train appears to move toward the north to him with a velocity of 20√3 kilometer per hour. What is the actual velocity and the direction of the train? बेटा एक आदमी जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर दे दी है, उसको एक ट्रेन अपीयर हो रही है बेटा। यहां पे समझो इस बात को, अ ट्रेन अपीयर्स टू मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ टू हिम। उस आदमी को एक ट्रेन जो है नॉर्थ की तरफ जाती हुई लग रही है, और ये ट्रेन उसको चलती हुई दिख रही है विद द स्पीड ऑफ 20√3 किलोमीटर पर आवर।
व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, ये तो आदमी को लगा ना, क्योंकि आदमी चल रहा है, रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट लग गया। ट्रेन की एक्चुअल स्पीड क्या होगी ये बताना है, और ट्रेन की एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी ये बताना है आपको। चलिए भाई, तो यहां पे फिर से हम क्या करेंगे, वही सारी बातें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर लेते हैं एक बार, है ना। ये रहा ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ। बेटा 2 डायमेंशन में सॉल्व कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में ऐसी बातें चल सकती है, 3 डायमेंशन में अप्स एंड डाउन की बातें आती है, वो हम बाद में करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2D मोशन के लिए ऐसे डायग्राम बना देना, 3 डायमेंशन आएगा तो कहानी फिर से चेंज होगी, तो जब आएगा तब मैं बताऊंगा, तो अभी चिंता मत करना बिल्कुल भी। अच्छा, आदमी कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो आदमी की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द मैन, ईस्ट में क्या होता है सर, ईस्ट में होता है प्लस का आई कैप, किलोमीटर पर आवर। उस आदमी को ट्रेन लग रही है, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, इट इज गिवन अस 20 अंडर रूट ऑफ 3। कहां जाती हुई दिख रही है उसको, नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या होता है, प्लस का जे कैप, किलोमीटर पर आवर। सो वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। बेटा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहां पे इसको ऐसे लिखा जाता है, बेटा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। सो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या बात है सर, तो आपको तो ट्रेन की वेलोसिटी निकालनी थी ना, यहां से निकालिए इसको। तो इसको फर्दर सॉल्व किया हम लोगों ने, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कैन बी रिटन एज 20 अंडर रूट ऑफ 3 जे कैप प्लस 20 आई कैप, 20 रूट 3 जे कैप प्लस 20 आई कैप। तो यहां से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 20 रूट 3 का स्क्वायर। दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को, अभी रुको, अभी दिखेगा सब, 20 का स्क्वायर। सो कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ, कितना बनेगा, 400 इंटू 3 प्लस का 400 20 इंटू 2 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 वाले ऑप्शंस दिख रहे हैं, 45 वाले कैंसिल कर देते हैं सारे। एंगल क्या होगा, 60 डिग्री या 30 डिग्री वाला एंगल निकालते हैं, है ना। सो नाउ यू हैव द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, आपके पास ट्रेन की वेलोसिटी है। चलिए अगले पेज पे लिखते हैं इसको, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कैन बी रिटन एज 20 अंडर रूट ऑफ 3 जे कैप प्लस 20 आई कैप। बेटा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं एक बार जरा, एक तरफ है आई कैप वाला, एक तरफ है जे कैप वाला। तो ये होता है ईस्ट, जिसको कि लिखते हैं प्लस का आई कैप, ये होता है वेस्ट, जिसको कि लिखते हैं माइनस का आई कैप, ये होता है नॉर्थ, जिसको लिखते हैं प्लस का जे कैप, और मेरे बच्चे ये होता है नीचे की तरफ साउथ, जिसको कहते हैं माइनस का जे कैप। नाउ द पॉइंट इज कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जब हम देखते हैं तो एक तो मिलता है 20 आई कैप, 20 आई कैप, और एक मिल रहा है 20 रूट 3 जे कैप, 20 रूट 3 जे कैप। सो एक मिला 20 आई कैप और एक मिला 20 अंडर रूट ऑफ 3 जे कैप, ठीक है। बेटा VT क्या इन दोनों का रिजल्टेंट दिख रहा है आप लोगों को, क्या VT इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो मैं बोलूं क्या VT इधर कहीं बनेगा, हाँ इधर ही कहीं बनेगा। मान लीजिए ये एंगल थीटा है मेरे बच्चे, तो V को इधर शिफ्ट किया तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पे कौन है बेटा, जे कैप वाला 20 रूट 3 जे कैप, और यहां पे बेस पे कौन है 20 वाला। सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू रूट 3, तो बेटा थीटा का वैल्यू कितना बन गया 60 डिग्री। क्या मतलब होता है 60 डिग्री का, सर 60 डिग्री हमें यह दिखाता है कि जो ट्रेन जा रही है वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है ना, तो इसको क्या बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसका डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जब आप लिखना चाहते हो, इट कैन बी रिटन एज 40 किलोमीटर पर आवर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट,
60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो जरा ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बेटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब क्या होता है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना डिग्री? 60 डिग्री। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना? 60 डिग्री। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना? 60 डिग्री। तो ये डायरेक्शन हो जाती है। समझेंगे बात को? पक्का क्लियर रहेगा? ऐसा सवाल आएगा करोगे ना तो भाई 2D में सबसे सिंपलेस्ट पार्ट यही होता है, सबसे बेसिक। अगर 2D का सवाल वो आपसे पूछना चाहता है तो ऐसा सवाल पूछेगा, तो इसको नोट कीजिए पहले तो। कर लिया नोट सभी ने? यहां पे आइए, ये सारी बातें लिख लीजिए एक बार। हो गया? चलिए भाई, अब बात करेंगे हम लोग कुछ स्पेसिफिक केसेस की। जब भी हम बात करते हैं बेटा रिलेटिव मोशन इन 2D, तो इसमें दो केसेस आते हैं, ठीक है? तो जब भी मैं बोलूंगा रिलेटिव मोशन इन 2D, तो यहां पे मैं दो केसेस की बात करता हूं। सबसे पहला केस होता है बेटा रेन मैन प्रॉब्लम। अलग अलग नाम से आता है तो घबराना मत कभी, कॉन्सेप्ट तो वही लगना है, ठीक है? तो रेन मैन प्रॉब्लम आ जाए, फिर वो लेडी अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नाम से आ जाएगा, तो चिंता वाली बात नहीं, ठीक है? सेकंड केस आता है बेटा रिवर बोट या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम, है ना? रिवर बोट या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम। तो इन दोनों की आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे बच्चे यहां पे रेन मैन प्रॉब्लम की, ठीक है? तो यहां पे क्या होता है, आदमी चल रहा होता है छाता पकड़ के, तो बारिश, जब देखो जब खड़े होते हो आप नॉर्मली तो बारिश आपको सीधी गिरती हुई दिखती है। जब आप चलते हो तो आपने देखा होगा बारिश ऐसे सामने की तरफ से आते हुए लगती है हम लोगों को। देखा कभी, ऑब्जर्व किया है? अगर तुम लोग खड़े हो तो कोई नहीं सर, बारिश सीधी सीधी गिर रही है ऊपर से, है ना, पूरे भीग के हम लोग। लेकिन वहीं हम जब चलते हैं कहीं पे तो चलते चलते हम देखते हैं बारिश सामने से लगती है। आपने देखा होगा बरसात में कभी साइकिल चलाओगे या बाइक चलाओगे तो आगे से गीले हो जाते हो, पीछे से गीले नहीं होते। हाँ, क्योंकि जब आप चलते हो तो बारिश जो है आपके रेस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आती है, ठीक है? यूजुअली वी ऑल नो कि बारिश हमेशा वर्टिकली गिरती है, बारिश हमेशा वर्टिकली गिरती है। लेकिन जब आप मोशन में होते हो, आप अपना फ्रेम चेंज कर रहे हो। पहले आप रेस्ट पे थे, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो रेस्ट पे था। अब आप मोशन करने लगे, आप चलने लगे तो आप अब एक मूविंग फ्रेम में आ चुके हो। तो जब आपका फ्रेम चेंज हो गया तो आपके लिए जो बारिश गिर रही थी ना वो भी चेंज हो जाती है। तो आओ कैसे चेंज होती है, सारी बातें बताता हूं। तो बेटा रेन मैन प्रॉब्लम में होता यूं है कि बारिश वी ऑल नो कि एकदम वर्टिकली नीचे गिरती है। तो यहां पे जब मैं लिखूंगा VR, सो आई सिंपली मींस इट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। बेटा जब वेलोसिटी बोलता हूं तो डायरेक्शन कंसीडर करनी है हमने, है ना? सो इट इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन। और जब मैं वेलोसिटी बोलता हूं सो आई सिंपली मींस कि मैं डायरेक्शन को कंसीडर करूंगा। बेटा यहां पे अगर कोई VM बोले इट सिंपली मींस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर कोई बोले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, सो इट सिंपली मींस वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर कोई आपसे बोलता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, सो इट सिंपली मींस वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है? तो ये सारी बातें वेक्टर फॉर्मेट में चलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैप जे कैप की बातें चलेगी यहां पे, इनको सॉल्व जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है? तो होता क्या ऐसे है वो सारी बातें बताता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना सभी लोग। एक आदमी था, है ना, बउआ नाम था उसका। सो एक आदमी जिसका नाम कुछ भी तुम रख सकते हो, तुम्हारे दोस्त का नाम रख लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। जब वो आदमी रेस्ट पे होता है, जब वो आदमी रेस्ट पे था तो बारिश की जो बूंदें थी, है ना, बारिश की जो बूंदें थी वो सीधी सीधी गिर रही थी, वर्टिकली गिर रही थी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ आया, और अगर आदमी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ मैन 0 हो जाएगा। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्योंकि आदमी रेस्ट पे है इसलिए मैन की वेलोसिटी 0 होती है, और जो आपको रेन की वेलोसिटी लगती है वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होती है। क्योंकि आदमी रेस्ट पे है तो आपको या फिर उस आदमी को
जो रेन की वेलोसिटी लगेगी, अपीयर होगी, बिकॉज दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर वो आदमी रेस्ट पे है तो आदमी को जो रेन की वेलोसिटी अपीयर होगी वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है, वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन है। यानी अगर आप खड़े हो और बारिश गिर रही है 25 मीटर पर सेकंड से, सोच लो क्या जा रहा है तुम्हारा सोचने में। अगर आप खड़े हुए हो और बारिश 25 मीटर पर सेकंड से गिर रही है तो आपको बारिश 25 मीटर पर सेकंड से ही गिरती हुई दिखेगी। लेकिन अगर आप मोशन करने लगे तो ऐसा नहीं होगा। तो यह कहानी हुई जिसमें यह आदमी रेस्ट पे था। तो इसने इस केस में अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना है, तो भाई साहब ये आदमी क्या करेगा, अम्ब्रेला को ऐसा होल्ड करेगा, इधर लाल रंग का छाता दे देते बेचारे को, है ना। तो वो अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई बोलो। वो आदमी अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करेगा ताकि वो बारिश से बच सके। सर यहां पे क्या हो गया, बारिश का पानी अंदर आ रहा है, अम्ब्रेला में हटा देता उसको। ठीक है मेरे बच्चे। तो इस केस में आदमी अम्ब्रेला को बिल्कुल वर्टिकली होल्ड करके रखेगा सो दैट वो बारिश से बच सके। लेकिन मान लो फिर से वही आदमी, बना देता हूं, है ना, फिर से वही आदमी, लेकिन इस बार उसने किसी को देखा और उसकी तरफ जाने की कोशिश करने लगा। तो वही आदमी अब अगर ध्यान से देखना, अम्ब्रेला लेके खड़ा हुआ था बढ़िया मजे से, लेकिन उसने देखा यहां कोई और है ना, जिसको उसकी जरूरत है। भाई बारिश हो रही है, अम्ब्रेला तो उसके पास ही है। तो ये आदमी अब इसकी तरफ जाने लगेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। पानी कैसे गिर रहा था, पानी ऐसे गिर रहा था सर, पानी तो हमेशा वर्टिकली ही गिरता है। अरे बारिश तो हमेशा वर्टिकली गिरेगी, बारिश थोड़ी अपने आप को चेंज करेगी, है। बोले नहीं अरे आदमी गीला हो जाएगा, हम वर्टिकली नहीं गिरते, हम कहीं और गिर लेते जाके, है ना। तो ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, बारिश कभी वर्टिकली नहीं, सॉरी आदमी के हिसाब से चेंज नहीं करती अपने आप को। तो आदमी जा रहा है इधर, वेलोसिटी ऑफ रेन आ रही है इधर, तो यहां पे मैं वेलोसिटी ऑफ रेन बना देता हूं। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आदमी को ये बारिश कैसे लगेगी आती हुई, क्या वर्टिकली, जैसा पहले वाले केस में हो रहा था। यहां पे अगर बारिश वर्टिकली गिरती है बेटा तो आदमी को भी बारिश वर्टिकली ही गिरती हुई नजर आएगी। अब यार वो दिमाग मत लगाना सर, हमने तो बौछार भी सुनी है बरसात की। अरे यार वो हवा की वजह से होता है, वो सब हम नहीं कंसीडर करते ना, आपको पता है ना। हाँ, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन, ऐसी कोई बातें हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो पानी, अगर कोई हवा नहीं चल रही तो पानी बिल्कुल सीधा सीधा नीचे वर्टिकली गिरता है। लेकिन अगर ये आदमी मोशन करने लग जाए तो इसको अब ये पानी किसी और डायरेक्शन में गिरता हुआ नजर आएगा। तो वो क्या डायरेक्शन होगी, आओ जरा देखते हैं। जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग, आदमी जा रहा है इधर, ध्यान से सुनना सभी लोग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी जा रहा है इधर, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन। बारिश गिर रही है इधर, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना। ध्यान से देखना भैया, आदमी जा रहा है इधर, वेलोसिटी ऑफ मैन, बारिश गिर रही है इधर, वेलोसिटी ऑफ रेन। अगर मैं निकालने की कोशिश करूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, सो इट मींस वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। बेटा वेक्टर फॉर्मेट में चलेगी कहानी। इसको कैसे लिखते बेटा, इसको लिखते वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसको कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है यहां पे, आप भी समझते हो, यहां पे होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, आप भी जानते हो। आदमी जा रहा है इधर, सो इट विल बी योर आई कैप, प्लस का आई कैप, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, माइनस का आई कैप चाहिए। तो माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन इधर आएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन उधर है तो माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है। और वीआरएम इज द रिजल्टेंट ऑफ वीआर एंड माइनस वीएम। तो क्या ये वीआरएम इधर आएगा, सोचो जरा, क्या ये वीआरएम इधर आएगा। तो यह आदमी को ये बारिश अब कैसे गिरती हुई नजर आएगी, जरा देखो, इस आदमी को बारिश अब ऐसे गिरती हुई नजर आएगी। तो अगर आदमी चलने लगता है इधर की तरफ तो उसको बारिश इधर दिखती है। उस केस में आदमी अपना अम्ब्रेला कैसे होल्ड करके रखेगा, ऐसे, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है, तो हमें ये थीटा फाइंड करना होता है। तो ये वाला केस भी आएगा, देखते हैं कैसे करना है। पहले ये सारी चीजें बना लो एक बार तुम। चलो भाई, यहां से काम करो, ये सारा पार्ट नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है सारी बातें। यहां से कहानी शुरू होगी। वेक्टर्स को कंसीडर करते हुए चलना, डायरेक्शन डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर का इंपॉर्टेंस तभी है जब डायरेक्शन होती है। तो ये पहला केस हो गया, जब आदमी जो था वो रेस्ट पे था, तो जो बारिश उसको गिर रही थी, है ना, जो बारिश गिर रही थी, तो
तो उस आदमी को जो बारिश गिरती हुई नजर आ रही थी वो उसके नॉर्मल कंडीशन में थी, कोई चेंजेस नहीं हुए, है ना। बहुत बढ़िया। जैसे वो आदमी मूव करने लगा तो अब उस आदमी को बारिश जो है वर्टिकल की जगह ऐसे ऐसे कैसे ऐसे गिरते हुए दिखेगी बारिश। उसको बारिश की टेंडेंसी है मेरे बच्चे कि बारिश हमेशा वर्टिकली गिरती है, लेकिन क्योंकि इस बार ये आदमी चल रहा है, पहले तो आदमी रेस्ट पे था तो उसको नॉर्मली गिरती हुई दिख रही थी जैसे यूजुअली बारिश गिरती है, लेकिन अभी आदमी क्या हुआ, मोशन करने लग गया। और अगर ये आदमी मोशन करता है तो इसको अब ये बारिश ऐसी ही दिखती है, उसको ये बारिश ऐसे दिखेगी, जिसकी वजह से वो सिर्फ आगे से गीला होगा। तुमने भी तो देखा होगा जब तुम बाइक वगैरह पे जाते हो बरसात में तो सामने से गीले हो जाते हो, बारिश तुम्हें सामने से आती दिखती है। तो उस केस में ये आदमी क्या करेगा, अपना अम्ब्रेला जो है वो ऐसा होल्ड करके रखेगा ताकि वो बारिश से बच सके। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि वो कितने एंगल पे अम्ब्रेला को रखे, कितने एंगल पे वो इस अम्ब्रेला को रखे सो दैट वो अपने आप को बारिश से बचा सके। सो ये थीटा की कहानी पूछते बेटा, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी आपके सामने आएगी। तो अगर आप देखोगे सो दिस इज योर VRM बेटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ना। देखो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। सो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया बेटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करने से ये Vm का मैग्नीट्यूड यहां आ जाएगा, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Vm, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ VR। सो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा, सो इट कम्स आउट बी मैग्नीट्यूड ऑफ Vm डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ VR होता है। सो यहां से अगर आपसे कोई बोले कि अम्ब्रेला को कितने एंगल पे रखना है, तो आप जो वेलोसिटी ऑफ मैन है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड पुट कीजिए तो आपको वो एंगल मिल जाएगा। इसके अलावा यहां से अगर कोई VRM का मैग्नीट्यूड पूछे तो घबराना मत बेटा बिल्कुल भी, इट शुड बी योर अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर, है ना। तो ऐसी बातें हैं तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं, सारी बातें तुम्हें आती है पहले से ही। चलिए भाई, तो ये सारी बातें नोट कर लीजिए। अगर ये आदमी चलता है तो अब इसको बारिश आगे की तरफ से आती हुई दिखेगी एट एन एंगल थीटा, तो अपने अम्ब्रेला को जो पहले उसने सीधा पकड़ के रखा था वो आगे की तरफ कर लेगा, दैट्स इट। क्लियर रहेगी बातें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं इस पे बेस। पहला सवाल हमसे बोलता है अ मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व द रेन फॉलिंग वर्टिकली। बहुत अच्छी बात है, जब भी कोई आदमी रेस्ट पे होता है तो उसको हमेशा बारिश वर्टिकली ही गिरती हुई नजर आती है। मैंने आपको बता दिया था केस, जब आदमी रेस्ट होता है तो उसको जो बारिश गिरती हुई नजर आती है वो एक्चुअल कंडीशन में जो होती है वही आती है, यानी इसको बारिश वर्टिकली गिरती हुई नजर आएगी, ठीक है, अगर आदमी रेस्ट पे है तो। When he walks at 4 km per hour, he has to hold his umbrella at an angle of 45 degree from the vertical. Find the velocity of the raindrop. तो बेटा यहाँ पे क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है, मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में लिख देता हूं, इट विल बी 4 किलोमीटर पर आवर। यहां पे जब वो चल रहा था तो उसको अपना अम्ब्रेला 45 डिग्री पे रखना पड़ा फ्रॉम वर्टिकल। समझ गए होंगे अब तो, स्मार्ट लोग हो तुम वैसे भी, है ना। तो जब आदमी इधर जा रहा था, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, तो उसको अपना अम्ब्रेला ऐसा रखना पड़ा इधर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो इधर है। तो मैं बोलूं क्या, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बारिश तो हमेशा वर्टिकली ही गिरती है, दैट्स योर माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन। तो याद आया, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड। This is the magnitude of velocity of rain. So tan 45 degree equals to magnitude of velocity of man divided by magnitude of velocity of rain. So यहाँ से velocity of rain जो होगा बेटा वो velocity of man के बराबर होगा, which will be 4 kilometers per hour. कितना बन जाएगा वो, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। समझ आई बात, क्लियर रहेगी बातें। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको जल्दी से। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप निकाल लिया, 4 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं बेटा, बोला गया है टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। भाई पहला केस यहां पे क्या बोलता है, एक आदमी है जो कि चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसको बारिश जो है कैसी दिख रही है, इसको बारिश वर्टिकली गिरती हुई नजर आ रही है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सेकंड केस बोलता है जब उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली। बेटा सेकंड केस बोलेगा जब इस आदमी ने अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली, यानी अब यह आदमी मूव करने लगा 6 किलोमीटर पर आवर से, तो इस आदमी को अपना अम्ब्रेला जो है
वो 45 डिग्री पे रखना पड़ा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अब यहां पे 45 डिग्री पे आ रही है विद द वर्टिकल। ठीक है, तो जहां पे आपको वेलोसिटी ऑफ रेन बताना है, मैग्नीट्यूड इसका। So what will be the magnitude for this velocity of rain in this case बेटा? सोचो जरा। सोचा कुछ? मैं पहले केस फर्स्ट को सॉल्व करता हूं। केस फर्स्ट को सॉल्व करते समय मुझे पता चला कि सर पहला केस सॉल्व किया तो पता चला वेलोसिटी ऑफ मैन 3, आई कैप ले लेते हैं। चलो भाई इधर की तरफ जा रहा है, आई कैप हो जाता है। डायरेक्शन समझते हो ना तुम लोग? हाँ, आई कैप माइनस का आई कैप, जे कैप माइनस का जे कैप, है ना। तो ये वाले हम डायरेक्शंस को कंसीडर कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन ले लिया। देखो मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा इट विल बी योर ए आई कैप प्लस बी जे कैप। मुझे नहीं पता कितना है, मैंने मान लिया कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होना चाहिए? इट शुड बी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये सारी कहानी वेक्टर फॉर्मेट में चल रही है, आप भी जानते हो। तो अगर मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की वेलोसिटी ए आई कैप प्लस बी जे कैप मान लिया है बेटा, ये हमने मान लिया है, माइनस का 3 आई कैप। बेटा ए आई कैप और 3 आई कैप दोनों आई कैप वाले हैं, साथ में आ जाएंगे। इट कैन बी रिटन एज ए माइनस का 3 आई कैप प्लस बी जे कैप। तो यहां पे दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। लेकिन पहले वाले केस में उसको बारिश कहां गिरती हुई नजर आ रही है? सर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ डायरेक्शन होती है जे कैप, वो भी माइनस का। क्या बात कर रहे हो सर? बारिश उसको कैसे दिख रही है बेटा? रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। वर्टिकल में कौन सा डायरेक्शन होता है? जे कैप। वर्टिकल में कौन सा डायरेक्शन होता है? जे कैप। तो यहां पे लिखते हैं सिंस द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, सिंस द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। बेटा वर्टिकली बारिश गिरती हुई नजर आ रही है, और वर्टिकली डायरेक्शन क्या होता है? जे कैप। तो ये आई कैप का क्या करें फिर? वर्टिकल में डायरेक्शन क्या होती है? जे कैप होती है। आई कैप का क्या करें? जीरो कर देते इसको। क्या कर दे इसको? जीरो कर देते हैं। सो देयरफॉर a माइनस 3 शुड बी जीरो, देयरफॉर द आई कॉम्पोनेंट शुड बी जीरो, आई कॉम्पोनेंट शुड बी जीरो। ठीक है, तो आई वाला जो है उसको जीरो होना पड़ेगा बेटा, तो ही यहां पे वी आर एम जे कैप में हो सकता है। समझ रहे हो बात को? आई कैप वाले को जीरो होना पड़ेगा, तभी वी आर एम सिर्फ जे कैप में रहेगा, अदरवाइज आई कैप भी बीच में क्या परेशान करता रहेगा। तो वी आर एम जो है बेटा उसको आप चाहते हैं जे कैप में हो, यानी कि वी आर एम वर्टिकल डायरेक्शन में हो, उसके डायरेक्शन में सिर्फ जे कैप आए, तो आई कैप को जीरो करना पड़ेगा। तो मैंने आई कैप को जीरो कर दिया बेटा। सो ए माइनस 3 शुड बी जीरो, तो यहां से ए का वैल्यू आता है बेटा 3। क्या बात है! तो वेलोसिटी ऑफ रेन का पहला पड़ाव हमने पार किया। It will be your 3 I cap plus का B J cap. Now what is the value of B? Let's solve it. ये पता करने के लिए हम पहुंचे सेकंड केस के पास में। ये पता करने के लिए हम केस नंबर 2 पे आए। केस नंबर 2 क्या बोलता है? जब आदमी मूव कर रहा था 6 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको बारिश जो है वर्टिकल से ऐसे इधर गिरने लगी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, कितने एंगल पे? वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पे, वर्टिकल से 45 डिग्री। तो ये भी बेटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है सर। ध्यान से सुनिएगा भी सब लोग। मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये बात जानते हो कि इधर इज इट योर माइनस का वीएम? बिल्कुल सर। ये 45 डिग्री है? बिल्कुल सर। तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी आपका 6 बन जाएगा। अब क्या करें सर पर? tan 45 डिग्री। सोचो यार, खुद ही दिमाग लगाओ ना तुम लोग। देखो वी आर एम को क्या लिखोगे बेटा आप लोग? आप लिखते हो इट इज वी आर माइनस वी एम।
तो यहां से वी आर को क्या लिखोगे, इट शुड बी वी आर एम प्लस का वी एम। हो, ये क्या देख लिया हम लोगों ने, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा वो वी आर एम और वी एम का रिजल्टेंट होगा। ये रहा Vm, ये रहा Vrm, इन दोनों का रिजल्टेंट। यहां कहीं वेलोसिटी ऑफ रेन बननी चाहिए, देख लो एक बार क्या देखने को मिल रहा है कि Vr जो है इट शुड बी अ रिजल्टेंट ऑफ Vrm एंड Vm। ये रहा Vrm, ये रहा Vm, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं बीच में Vr आ रहा होगा। अच्छा, हाँ ओके, पर सर Vrm तो जे कैप में था ना, Vrm तो जे कैप में था ना, तो लिखो चलो Vrm की जगह। सो वेलोसिटी ऑफ रेन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। सो ये जे कैप में आएगा, आई डोंट नो व्हाट इट्स वैल्यू इज, बी जे कैप, या फिर यहां से काम करते हैं, Vrm को फाइंड करते हैं, इट कैन बी रिटन एज Vr माइनस का Vm, 3 आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस का 6 आई कैप माइनस का 3 आई कैप प्लस का बी जे कैप इज योर Vrm। देखो बेटा मैंने क्या किया, हम जो अपना फॉर्मूला लगाते थे वो है Vrm इक्वल्स टू Vr माइनस का Vm, है ना, बहुत अच्छी बात है। आप पहले ही जान चुके हो कि Vr कितना है अपने पास, 3 आई कैप प्लस बी जे कैप, हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। सेकेंड केस बिल्कुल अलग है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन कभी चेंज नहीं होने वाली है ना, ये तो अपनी फिक्स रहती है, इसके साथ कोई छेड़खानी मत करना। चेंज क्या क्या हो सकता है, आदमी के चलने की स्पीड चेंज हो सकती है, हाँ बिल्कुल, और अगर आदमी के चलने की स्पीड चेंज होगी तो Vrm चेंज हो सकता है, लेकिन Vr के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। तो हमने वेलोसिटी ऑफ रेन देखा, इट विल बी योर 3 आई कैप प्लस बी जे कैप। नाउ Vrm, सेकंड वाले केस के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, Vrm को लिखते हैं Vr माइनस Vm। बेटा ये रहा Vr, लिख दिया मैंने 3 आई कैप प्लस बी जे कैप, और Vm यहां पे 6 है तो मैंने लिख दिया माइनस का 6। सो Vrm आ रहा है माइनस का 3 प्लस का बी जे कैप, माइनस का 3 आई कैप प्लस का बी जे कैप। सो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बेटा यहां पे आप देखोगे 45 डिग्री पे आ रहा है, सो tan थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि मॉड ऑफ y कंपोनेंट डिवाइड बाय मॉड ऑफ x कंपोनेंट। mod of y component divided by mod of x component, so tan 45 डिग्री इक्वल्स टू y component पे कौन है बेटा यहाँ पे b, mod of b डिवाइड बाय mod of माइनस का 3, यानी कि b by 3 हो जाएगा। तो यहां से tan 45 1 होता है, तो फ्रॉम हेयर अगेन b का वैल्यू 3 आ रहा है। b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस 3 को यहां पुट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन मिल जाएगी हम लोगों को। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ रेन कैन बी रिटन एज 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप। ये वेक्टर फॉर्मेट है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा आप लोगों को, तो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9, यानी कि 3 अंडर रूट ऑफ 2 किलोमीटर्स पर आवर। सो ये है बेटा स्पीड ऑफ रेन। ये क्या है, स्पीड ऑफ रेन 3√2 किलोमीटर्स पर आवर। सबसे पहला केस मैंने सॉल्व किया जिसमें आदमी 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। सब कुछ सॉल्व करने के बाद मैंने देखा पहले वाले केस में Vrm जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड था। Vrm अगर वर्टिकली डाउनवर्ड था तो आई कैप वाले को हमने 0 कर दिया, आई कैप को 0 करने से a का वैल्यू मिल गया, मुझे 3 है। सेकंड केस में Vrm वर्टिकल नहीं था, Vrm जो था वो वर्टिकल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। मैंने ठीक है भाई, तो यहां से लिखा Vrm इक्वल्स टू Vr माइनस का Vm। बहुत अच्छी बात है सर, अच्छे से समझ आ रही सारी बातें। Vrm को लिखा Vr क्योंकि आपको पता चल चुका है, आपने पहले ही सोचा था कि Vr जो होगा वो a आई कैप प्लस b जे कैप होगा, ये आप पहले ही सोच के बैठे हुए हो। a की जगह 3 पुट किया, सो वेलोसिटी ऑफ रेन बनता है 3 आई कैप प्लस b जे कैप। यहां तक तो सब बढ़िया चला था। इस वैल्यू को उठा के यहां पे इस जगह पुट किया, 3 आई कैप प्लस b जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, इधर कितना है 6, तो माइनस का 6 आई कैप, 3 माइनस का 6 माइनस का 3 आई कैप प्लस b जे कैप। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बेटा इस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ने कितना एंगल बनाया वर्टिकल के साथ, तो वो था 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का एंगल उसने वर्टिकल से बनाया। तो हमने बोला भाई ठीक है, tan 45 डिग्री y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है। y कंपोनेंट कितना है b, x कंपोनेंट कितना है 3, मॉड के साथ लगाते हो, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए सिर्फ।
सो इट विल बी b अपॉन 3। सॉल्व किया, b का वैल्यू मिल गया 3। ये b का वैल्यू उठा के यहां पुट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन मिलेगी 3i कैप प्लस 3j कैप। पर उसको चाहिए स्पीड, तो उसने बोला कि भैया मुझे तो स्पीड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो मैग्नीट्यूड निकाला, इट विल बी 3√2 किलोमीटर पर आवर। यही तो है हमारा फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। किया नोट सभी ने? समझते हैं बात को? लिख लीजिए सारी बातें। समझ गए ना सभी लोग? बहुत बढ़िया। इसके अलावा रेनमैन प्रॉब्लम पे और भी सवाल है जो आपको खुद से करने हैं, एंड इवन मैं भी कराऊंगा जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ऐसा नहीं कि यहां पे चीजों को लिमिटेड कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि इन कॉन्सेप्ट से बेस्ड होंगे। पर उससे पहले एक और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीख लेते हैं। इसके अलावा सेकंड प्रॉब्लम आती है बेटा रिवर स्विमर प्रॉब्लम या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम, या तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम। अब इनमें क्या होता है बेटा? बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहां पे अगर कोई आपसे बोले वीआर तो मतलब है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर कोई आपसे बोले वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर, सो इट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ये वेलोसिटी। अगर कोई आपसे बोले VBR या कोई आपसे बोले VSR, so it means the velocity of boat या फिर swimmer in still water। ठहरे हुए पानी में इनकी चलने की स्पीड है ये बेटा। ये क्या है? ठहरे हुए पानी में इनकी चलने की स्पीड होती है। So VBR is the velocity of the boat in still water, VSR is the velocity of the swimmer in still water। ठहरे हुए पानी में बोट पानी में चलती है, स्विमर तैरता है, ये उनकी स्पीड है पानी में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में VB VS होता है। ये वाली चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है अक्सर। जब भी कोई पानी में चलेगा उसकी स्पीड आपको गिवन होगी बेटा। रिवर की वेलोसिटी दे रखी होती है और ये चीज दे रखी होती है। हमें कभी कभार ये फाइंड करना होता है, कभी कभार कुछ और फाइंड करना होता है। तो बेटा रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम में हमारे पास दो केसेस बनते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। पहला केस होता है कि हमें नदी को क्रॉस करना। बेटा देखो, इससे पहले जब मैं वन डायमेंशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बता दिया था, याद है कुछ? जब हम 1D पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था रिवर जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, सो यहां पे अगर आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये डाउनस्ट्रीम का केस आता था, याद है कुछ? इसमें टाइम वगैरह निकाला था हम लोगों ने, कुछ याद आया? D/VR प्लस का VBR, हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है ना। फिर एक केस अपस्ट्रीम का हो गया था, ये तो पहला वाला केस हो गया था। दूसरा केस आया था आई थिंक अपस्ट्रीम का, याद हो तो? रिवर तो नीचे जाती है लेकिन हम अपनी बोट लेके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये केस होता था डाउन अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम में क्या होता था बेटा? टाइम लिखते थे, कितना चले? D/VR माइनस का VBR। याद आया कुछ? ये सारी बातें वन डायमेंशन में की थी हम लोगों ने। अब हम कहानी को ट्विस्ट करते हैं और यहां पे 2 डायमेंशन की बातें करते हैं। सो 2 डायमेंशन में होता यूं है कि आप नदी के वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल बना रहे हो, या तो आप नदी को क्रॉस कर रहे हो, तो इस केस में देखो बेटा डायरेक्शन चेंज होगी। ये आई कैप, ये जे कैप, समझते हो ना साइन का? ये आई कैप, ये माइनस का आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस का जे कैप, समझते हो ना ये बातें? तो इसमें एक सिनेरियो बनता है बेटा, एक तो VR का और VBR का। अब देखो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो अगर आप एक नदी को क्रॉस करना चाहते हो तो 2 केसेस उसमें पॉसिबल होते हैं। पहला केस बोलता है कि नदी को सबसे छोटे रास्ते से पार करें। तो पहला केस होता है बेटा टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ।
सबसे छोटे रास्ते से नदी को पार करना है मुझे। यानी कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं ए पॉइंट पे और मुझे जाना है बी पॉइंट पे, ना तो मैं बी पॉइंट से आगे जाना चाहता हूं, ना मैं बी पॉइंट से पीछे जाना चाहता हूं, मैं एग्जैक्टली बी पॉइंट पे जाना चाहता हूं, तो क्या करोगे? एक आम आदमी क्या करता है, सीधा बी की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक बात भूल जाता है कि इधर रिवर के पास भी वेलोसिटी है। जैसे जैसे वो बोट को आगे लेके जाता है, नदी उसको धक्का मारती है, नदी उसको धक्का मारती है, तो उसको जाना तो सीधा था, लेकिन नदी के बहाव की वजह से वो पहुंच जाता है यहां पे जाके सी पॉइंट पे। क्या हुआ? अगर आपको ए से बी जाना है तो क्या करोगे? सर हम अपना नॉर्मल दिमाग लगाएंगे, बोलते हैं चलो भाई नाव को लेके चलते हैं बी की तरफ। जैसे आप नाव को बी की तरफ लेके जाते हो, आप देखते हो नदी इसको आगे की तरफ धक्का मारती है और ये पहुंच जाता है सी पॉइंट पे। जाना था बी पे, पहुंच गया सी पे। तो बेटा बी से लेके सी का जो ये फासला है इसको कहते हैं ड्रिफ्ट, है ना? इसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट कहेंगे। तो पहला केस होता है कि भैया यहां पे तो हम नदी को प्रॉपर्ली पार नहीं कर पाए, हमें जाना था बी पे लेकिन पहुंच गए सी पे। तो क्या करें सर? मैं सी पे नहीं जाना चाहता, मैं तो बी पे ही जाना चाहता हूं, क्या करूं फिर उस केस में? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अपनी बोट लेते हैं और नदी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करते हैं, इधर की तरफ। हमने सोचा कि भाई यार देखो बात बड़ी सिंपल है, नाव अगर सीधी लेके जा रहा हूं तो नदी उसको आगे पहुंचा देती है, क्यों ना मैं नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं? तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा, नदी सीधा करेगी और बी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो हमने दिमाग लगाया क्यों ना नाव को लेके इधर चला जाए। तो अब हम अपनी बोट जो है सीधी नहीं ले जाएंगे, बल्कि हम कुछ एंगल पे बोट को लेके जाते हैं। अब यहां पे जैसे जैसे मैं बोट को कुछ एंगल पे लेके जाता हूं बेटा, नदी हमें आगे ले जाती है, नदी हमें आगे ले जाती है। तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो नदी आपको आगे ले जाएगी। तो आपको जाना यहां था, लेकिन नदी क्या करती है? आपको आगे ले जाती है। तो आप जाना कहां चाह रहे थे? यहां जाना चाह रहे थे, नदी आपको आगे ले गई, पहुंच कहां गए? बी पे। क्या आपका मकसद पूरा हुआ? अगर आप बी पे जाना चाहते हो, सीधा सीधा जाओगे, नदी आगे ले जाएगी, सी पे पहुंचा देगी। आपने दिमाग लगाया, आपने बोला यार सीधा जाता हूं तो नदी आगे ले जाती है, क्यों ना मैं पीछे की तरफ चलूं। तो इधर गया, नदी हमें आगे ले गई, आगे ले गई, आगे ले गई, पहुंच गए हम कहां पे? बी पॉइंट पे। तो अगर आप नदी को सबसे छोटे रास्ते पे पार करना चाहते हो, उसके लिए आपको अपनी बोट कुछ एंगल पे, विड्थ से कुछ एंगल पे लेके जानी पड़ेगी। ये एंगल हमें फाइंड करना होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है बेटा साइन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेटा ये है परपेंडिकुलर वी आर, ये है हाइपोटेन्यूस, इट इज योर वी बी आर। सो साइन थीटा जो बनेगा बेटा, इट विल बी योर वी आर डिवाइडेड बाय वी बी आर होता है। ठीक है? कितना समय लगता है ऐसे टाइम पे नदी को पार करने के लिए? तो नदी को पार करने के लिए जो समय लगेगा, इट विल बी योर डी। डी इज द विड्थ ऑफ द रिवर। कितनी चौड़ी है ये नदी, है ना? डी इज द विड्थ ऑफ द रिवर। बेटा मैं इधर जाना चाहता हूं, ये डिस्टेंस पार करना चाहता हूं टी टाइम में। सो टी टाइम में हमने डिस्टेंस पार करी डी। बेटा वीबीआर का कंपोनेंट इधर, इट विल बी वीबीआर कॉस थीटा, वीबीआर कॉस थीटा लिख दिया मैंने, इट विल बी वीबीआर कॉस थीटा। और भी कोई फॉर्मूले बन सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं बिल्कुल सर हम लोग, डी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी बी आर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को लिखने का एक और तरीका, सो टी इक्वल्स टू डी अपॉन वी बी आर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, बेटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा वी आर अपॉन वी बी आर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज वी आर का स्क्वायर डिवाइड बाय वी बी आर का होल स्क्वायर। सो डी डिवाइडेड बाय वी बी आर अंडर रूट ऑफ वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर डिवाइड बाय वी बी आर। देखो ये वी बी आर का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो वी बी आर से वी बी आर मर जाएगा। एक और नया फॉर्मूला, टी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। सो एक नया फॉर्मूला हमें टाइम टू क्रॉस द रिवर मिल जाता है। तो अगर आप नदी को सबसे छोटे रास्ते में पार करना चाहते हो, तो पहली बात तो आप अपनी नाव को इस विड्थ से थीटा एंगल पे लेके जाओगे, है ना? उसके अलावा टाइम इतना लगने वाला आप लोगों को नदी को पार करने में, एक फॉर्मूला ये बनता है और एक फॉर्मूला ये टाइम का, इतना समय लगता है। ठीक है?
तो दो केस आते हैं। पहला केस बोलते हैं नदी को सबसे छोटे रास्ते से पार करना है। नदी अगर आप छोटे रास्ते से पार करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ एंगल पे जाना पड़ेगा। तो कितने एंगल पे जाना है वो इससे निकल जाएगा, कितना समय लगेगा वो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। ये पहला केस होता है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। पहला केस होता है ये, इसको नोट कर लीजिए। किया नोट सभी ने? देखो तो ये सारी बातें लिखी है। टू क्रॉस अ रिवर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, या क्रॉस द रिवर एंड रीच अ पॉइंट जस्ट अपोजिट टू द स्टार्टिंग पाथ। तीनों सेम केस है, तो कुछ भी बोलो एक ही बात चलेगी इसमें बेटा, ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए बेटा, स्विमर शुड स्टार्ट स्विमिंग एट एन एंगल थीटा विद द परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ द रिवर। वही बात आ गई बेटा, नदी ऐसे फ्लो कर रही है और आप अगर जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, आप अगर जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, इन दैट केस आपको वर्टिकल से थीटा एंगल पे स्विम करना पड़ेगा। वर्टिकल से थीटा एंगल पे स्विम करना पड़ेगा तो जाके बात बनेगी, ठीक है। तो यहां पे ऐसे, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें आगे लेके जाती है तो वो हमें कहां करेगी, बी पॉइंट पे पहुंचा देगी। देख लो भाई, ये अंकल भी क्या कर रहे हैं, जाना उनको सीधा था लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो रिवर आगे आ रही है, जो रिवर का फ्लो ये है, वो उनको क्या करेगा, सीधा यहां पहुंचा देगा, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया, दिमाग लगाया, इधर स्विम करने लगे एट एन एंगल थीटा पे। अब रिवर आगे ले आएगी इसको तो यहां पे पहुंच जाएगी। फिर लगाया ना दिमाग, समझते हो बात को? चलो भाई अगला केस देखें क्या? चलो भाई, शॉर्टेस्ट पाथ में मैंने टाइम वगैरह आपको बता दिया है। टाइम कितना लगता है एक बार फिर से लिख देता हूं, d अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ऑल्सो t इक्वल्स टू d अपॉन वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। इससे बाद जो केस आता है, टू क्रॉस द रिवर इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, सेकंड केस आता है कि ये जो नदी है हम इसको सबसे कम समय में पार करना चाहते हैं। समय कम लगना चाहिए, भले कोई सा भी रास्ता चूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय कम लगना चाहिए बस। अगर आप नदी को सबसे कम समय में पार करना चाहते हैं तो बेटा उस केस में आप क्या करोगे पता है? आप क्या करोगे पता है? अगर आप नदी को सबसे कम समय में पार करना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम, क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम, सबसे कम समय में अगर आप नदी को पार करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे जाइए इसके। तो आप अगर ऐसे स्विम करेंगे या ऐसे अपनी बोट को लेके जाएंगे तो रिवर आपको आगे ले जाएगी, रिवर आपको आगे ले जाएगी। तो आप कहां पहुंचोगे जाके, आप पहुंचोगे इधर, दिस इज योर पॉइंट सी। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है क्या कि हम सी पॉइंट पे पहुंच गए? कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं चाहता हूं टाइम कम लगे। यहां पे पहले वाले केस में मैं चाहता था कम डिस्टेंस ट्रेवल करे, अब मैं चाहता हूं कम समय लगे। तो कम समय में मैं बिल्कुल इधर इधर चलने शुरू हो गया, नदी मुझे आगे ले गई, मैं पहुंच गया सी पॉइंट पे। बेटा बी से लेके जो सी तक की जो डिस्टेंस होती है इट इज नोन एज द ड्रिफ्ट। सो ड्रिफ्ट निकालना हो तो इट कैन बी रिटन एज, अच्छा पहली बात तो बताओ यहां पे समय कितना लगेगा? सो सर नदी को पार करने में जो समय लगता है डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा होता है। मेरे बच्चे मैं चाहता हूं टाइम मिनिमम लगे, टाइम मिनिमम के लिए कॉस थीटा को होना पड़ेगा मैक्सिमम। कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1। तो मिनिमम टाइम जो लगेगा इट इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय वी बी आर। दिस इज द फाइनल आंसर। मिनिमम टाइम जो लगेगा इट इज योर डी डिवाइडेड बाय वी बी आर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो कम से कम कितना समय लगना चाहिए? डी अपॉन वी बी आर जितना समय लगना चाहिए, कम से कम कितना समय लगेगा? डी अपॉन वी बी आर। क्लियर रहेगी बातें सभी को? अच्छा इस केस में बी की जगह सी पे पहुंचे हम लोग, तो भैया क्या ड्रिफ्ट चला? हाँ सर ड्रिफ्ट हुआ यहां पे। सो ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू वी आर, किसकी वजह से हुआ ड्रिफ्ट? वेलोसिटी ऑफ द रिवर की वजह से, इनटू मिनिमम टाइम। तो आपको ड्रिफ्ट निकालनी होगी तो आप ऐसे निकाल सकते हो, वी आर इंटू डी डिवाइडेड बाय वी बी आर। तो बेटा यहां ये बना है फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट का, ठीक है। तो यहां पे दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट, और बस इतनी ही बातें हैं इसमें।
ऐसी ही बातें वो आपसे पूछेगा तो उसके जवाब दे देना यार, ठीक है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल देख लेते हैं इस पे बेस्ड। किया नोट सभी ने? चलिए भाई सवाल देखते हैं। पहला सवाल, यार ये सारी बातें हो चुकी है, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक स्विमर है बेटा, बोट की जगह स्विमर है तो घबराना मत। उसकी जो स्पीड है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन स्टिल वाटर, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द रिवर, बेटा रिवर की जो स्पीड होती है इट इज 10 मीटर पर सेकेंड and is flowing due east if he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path। बेटा ये लो भाई, ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा यहाँ पे। रिवर जो है वो क्या क्या फ्लो हो रही है, फ्लोइंग टू ईस्ट, रिवर इस तरफ जा रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। वो खड़ा है भाई साहब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ बैंक पे खड़े हैं और जाना चाहते हैं नॉर्थ बैंक पे टू फॉलो द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक की तरफ जाना चाहते हैं अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो कितने एंगल पे वो तैरना शुरू करें ये आपको बताना है, कितने एंगल पे इनको स्विम करना चाहिए ये हमें बताना है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर हियर अगेन। सो sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर में कौन आएगा, वी आर अपॉन वी एस आर। So VR is 10, VSR is 20, so 10 by 20, it comes out be 1 by 2. Sin theta 1 by 2, it means it should be 30 degree. So 30 डिग्री पे उसको स्विम करना चाहिए। समझ गए बेटा? ये डायरेक्शन ईस्ट, ये डायरेक्शन वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। 30 डिग्री एंगल कहाँ की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो वो स्विम कर पाएगा अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। है ना भाई, सिंपल है क्वेश्चन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। द स्पीड ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाटर विच इज योर 5 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेज अ रिवर हैविंग द विड्थ ऑफ 1 किलोमीटर। ये एक नदी भैया जिसकी विड्थ 1 किलोमीटर है, इसको पार कर रहा है अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ वाला केस लगाना है बेटा। तो पहली बात तो ये सारी कहानी आवर्स में चल रही है, तो मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इट विल बी 15 by 60 आवर्स, 1 by 4 आवर्स, ठीक है। सो बेटा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का सिनेरियो चल रहा है, क्वेश्चन में बोल चुके हैं सारी बातें, है ना, अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। सो टाइम विल बी डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा तो पता नहीं होगा, है ना, कॉस थीटा तो पता नहीं होगा, तो क्या करें, रिवर की वेलोसिटी भी निकालनी है हम लोगों को। तो एक काम करो, रिवर की वेलोसिटी निकालना चाहते हो, इसका एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डी अपॉन वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। और ये किस में आएगा, अंडर रूट में। बहुत बढ़िया, टाइम पता है, डी पता है, वी बी आर पता है, वी आर निकल जाएगा। फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। सो टाइम विल बी 1/4 इक्वल्स टू डी कितना 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी बी आर कितना 25 माइनस वी आर का होल स्क्वायर। तो यहां पे 25 माइनस वी आर का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल्स टू 4, दोनों तो स्क्वायर कर दिया। सो 25 माइनस वी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 16, इधर जाएगा 25 माइनस का 16 इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर, यहां पे 9 इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर, एंड वी आर का वैल्यू बनता है 3 किलोमीटर पर आवर। दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को, लो भाई देख लो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर रहेगी बातें? तो रिवर बोट में ऐसे सवाल आते हैं मिनिमम टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए। ऐसे सवाल और दिखें तो घबराना मत, उनको सॉल्व जरूर करना, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि यहां पे वैरायटी खत्म हो जाती है, इसके अलावा एक वैरायटी आती है रिलेटिव मोशन इन 2D में, वो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस बेटा। जैसे कि आप देख रहे हो बेटे, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D है ना, तो ये केस बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D का। सो दिस इज द केस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D, है ना। क्या लिख रहा हूं मैं, रिलेटिव मोशन लिखता हूं यहां पे, इन प्रोजेक्टाइल, है ना।
motion in projectile. So this is the scenario for relative motion in projectile. अब सही है बेटा, ऐसे सवाल आते हैं तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं। यहां पे देखो क्या बोला जाता है, एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया, एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया। सो दो पार्टिकल ए और बी है, प्रोजेक्ट किए साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टू टावर्स हैविंग द हाइट ऑफ 10 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10√2। यहां पे √2 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे इसको √2 कर लेना, सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल व्हाइल द पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ दे कोलाइड इन एयर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स? ये दोनों पार्टिकल टकराएंगे, ये दोनों पार्टिकल टकराएंगे। तो टकराने के लिए बेटा रिलेटिव से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है तो एक होगा वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहली बिल्डिंग 10 मीटर की, दूसरी बिल्डिंग 20 मीटर की। बेटा दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा? दोनों के बीच में अंतर आएगा 10 मीटर का। तो पार्टिकल जो यहां से ऐसे फेंका गया था 45 डिग्री पे, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा v और 10√2 साइन 45, 10√2 साइन 45 डिग्री, है ना। चलिए भाई, ये वाली वेलोसिटी इधर फेंकी थी 10 से, हॉरिजॉन्टल में है। बेटा जब मैं वर्टिकल मोशन की बात करूंगा तो मुझे वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए ए की और बी की। तो ए का वर्टिकल वेलोसिटी ए वाई इज 10√2 साइन 45, 10√2 साइन 45 डिग्री। सो 10 √2 साइन 45 1 बाय √2, √2 से √2 मर जाएगा, इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। बी की वेलोसिटी वर्टिकल वाली कितनी है? 0, 0। अरे यार बी के पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। बी के पास तो कोई वर्टिकल वेलोसिटी ही नहीं है, बी के पास तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। क्या बात है सर। जब दोनों पार्टिकल हवा में थे तो ए के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा था नीचे की तरफ, विच इज इक्वल टू जी, है ना। बी के ऊपर भी एक्सेलरेशन लग रहा था नीचे की तरफ, विच इज इक्वल टू जी। तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन, इट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, इट विल बी माइनस का जी माइनस माइनस का जी, 0 होता है बेटा। दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बनेगी? 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दूसरे की वेलोसिटी तो 0 है। तो भाई हम फाइंड करने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। बी की तो खुद की वेलोसिटी 0 है, तो ए की वेलोसिटी लिख दी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए का एक्सेलरेशन माइनस का जी, बी का भी माइनस का जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर बन गया 0। बेटा दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन, दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन है 10 मीटर का। सो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं? ए वाली बॉल को यहां तक ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है मुझे। क्या यहां तक पहुंचने में ए वाले को कितना टाइम लगेगा, वो निकाल लेते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज ए वाले को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है। सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो रिलेटिव सेपरेशन की बात कर लेते हो यहां पे, अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी की बात करो तो बेटा दोनों का रिलेटिव सेपरेशन कितना? 20 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 0, सो इट विल बी 10/10, यानी कि 1 सेकेंड लगेगा भैया। कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड का समय लगेगा। सो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। बेटा जितने टाइम में पार्टिकल ऊपर जाएगा क्या उतने टाइम में आगे भी जाएगा? सोचो जरा, जितने टाइम में ये ए वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, जितने टाइम में ये ए वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा उतने टाइम में वो आगे भी जाएगा। बिल्कुल सर। इधर से ये पार्टिकल बी वाला भी आगे आ रहा है। बिल्कुल सर। तो बेटा जितने टाइम में पार्टिकल ऊपर पहुंचा उतने टाइम में आगे जाएगा। तो भैया 2D मोशन की बात करें, देखो ऐसे मिलेंगे यहां पे आके कहीं पे,
यहाँ पे आके मिलेंगे, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा। जितनी देर में ये पार्टिकल यहां पहुंचा है, मतलब ये जितना टाइम में वर्टिकल मोशन किया उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल भी करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की। बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन में हम समझते हैं कि यू ए एक्स एक्सिस पे 10 अंडर रूट ऑफ 2 cos 45 डिग्री, अगेन इट कम्स आउट बी 10 मीटर पर सेकेंड। बी का एक्सेलरेशन एक्स की तरफ इट विल बी माइनस का 10, the acceleration of A with respect to B it will be 10 माइनस का 10, क्या बात है सर, 20 मीटर पर सेकेंड। सो हमने फाइंड किया रिलेटिव वेलोसिटी। आप देख सकते हो दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड होती है बेटा, तो हमने ऐड किया 20 मीटर पर सेकेंड आया। हॉरिजॉन्टल में टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम को फर्क नहीं पड़ता है कि कौन वर्टिकल मोशन कर रहे हो या हॉरिजॉन्टल कर रहे हो। यहां पे दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन है बेटा x, जो मुझे निकालना है। यहां पे दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन है बेटा, सॉरी d है, d को निकालना है। सो x की जगह पे मैं d लिख देता हूं। सो दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन है d, जो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो s रिलेटिव कैन बी रिटन एज v रिलेटिव इनटू, बेटा जितना टाइम ऊपर जाने में लगा था उतना टाइम आगे जाने में भी लगेगा, v रिलेटिव 20 इंटू 1, तो यहां पे 20 मीटर इज द फाइनल आंसर। तो दोनों बिल्डिंग के बीच का सेपरेशन 20 मीटर्स का है, जो कि बी ऑप्शन में मिलेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। तो कभी भी ऐसे प्रोजेक्टाइल वाले सवाल आपको मिल जाएं तो आप एक बार उसको वर्टिकल मोशन को सॉल्व कीजिए, उससे आपको टाइम मिल जाएगा और वो टाइम पुट कर दीजिए हॉरिजॉन्टल में, या फिर हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व कर लीजिए तो टाइम मिलेगा, उसको पुट कर देंगे वर्टिकल में। तो टाइम निकालना है सबसे पहला काम आपका, कि आप टाइम वाली चीजें सॉल्व करिए, ऐसी चीज जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए सेम रहती है। टाइम एक ऐसी चीज है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है वर्टिकल, बोलता भैया जितनी देर में तुम ऊपर जाओगे उतनी देर में हम आगे जाएंगे, है ना। तो अगर कोई पार्टिकल 2D मोशन कर रहा है तो 2D मोशन करने का मतलब क्या है भाई, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, तो जितनी देर में उसका x चेंज होगा उतनी देर में y भी उतना ही चेंज होगा। समझते हो ना बात को, इस ऐसे चौको मत यार, अब चौंकने वाली बातें नहीं है इसमें ना। तो हमने एक बार वर्टिकल मोशन को सॉल्व किया, एक बार इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व किया, दैट्स इट। चलिए भाई, किया नोट सारी बातें, ये भी नोट कर लिया आप लोगों ने, सभी ने नोट किया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए भाई सवाल पे आइए। सवाल क्या बोलता है हम लोगों से, A smooth square platform ABCD is moving towards the right। बेटा एक प्लेटफॉर्म ABCD आपको दिख रहा है, राइट साइड जा रहा है with the velocity v। At what angle theta must a particle be। बेटा एक एंगल थीटा है, एक एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा है। सो कितने एंगल पे मैं एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूं सो दैट वो हिट करता है बी पॉइंट को जाके। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक पूरा प्लेटफॉर्म है बेटा, प्लेटफॉर्म तो v स्पीड से जा रहा है, ए पॉइंट से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। अब देखो जैसे ए पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है, तो पार्टिकल क्या होगा, बी पे जाके टकराएगा। तो भाई कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करूं कि वो बी पे टकरा जाए जाके, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करूं कि वो बी पे टकरा जाए, सोचो, ध्यान से सुनना इस बात को। सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टिकल को जब आपने प्रोजेक्ट किया तो उसके पास एक वेलोसिटी ऑलरेडी थी इस डायरेक्शन में, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है तो प्लेटफॉर्म के हर एक पॉइंट v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है तो प्लेटफॉर्म के हर एक पॉइंट v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैंने इस पार्टिकल को फेंका यहां पे तो ऑलरेडी उस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी अवेलेबल थी, तो मैं सिंपली बोलता हूं कि यहां पे u cos थीटा v के बराबर होना चाहिए, तो ही जाके ये पार्टिकल b पॉइंट पे टकराएगा। कैसे, अगर u cos थीटा v के बराबर है तो पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है b पॉइंट के पास भी वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। अगर ऐसा हुआ तो एक पार्टिकल की और b पॉइंट का जो रिलेटिव मोशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो तो जीरो हो जाएगा, तो एक ही मोशन बचता है सिर्फ वर्टिकल में। देखो इफ the horizontal velocity of particle and point B are equal, then there is no relative motion, between
द पार्टिकल एंड पॉइंट बी, रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्टिकल एंड पॉइंट बी उस केस में बेटा पार्टिकल और बी पॉइंट के बीच का सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ये दो हाथ है, दोनों अगर सेम स्पीड से चलेंगे तो बेटा दोनों का रिलेटिव मोशन देख रहे हो आप लोग, कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है इनके बीच में, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों के बीच में नहीं, तो इनके बीच का सेपरेशन कभी चेंज होगा नहीं। तो बेटा इनके बीच का सेपरेशन भी कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो अब पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी इधर वाली आती है विच इज समथिंग लाइक, पता नहीं कितना एंगल है, ये मान लीजिए अल्फा है, सो यू कॉस अल्फा। तो इस यू कॉस अल्फा की वजह से जो पार्टिकल ए पॉइंट पे था वो बी पे जाएगा, बाकी ये जो यू कॉस थीटा है इसका कोई योगदान नहीं है। तो यू कॉस थीटा वी के बराबर होना चाहिए तो पार्टिकल जो है वो बी पॉइंट पे जा सकता है। यू कॉस थीटा को v के बराबर होना पड़ेगा तो ही पार्टिकल b पॉइंट पे जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो यहां से बेटा cos थीटा बन जाएगा v अपॉन यू, सो थीटा बन जाएगा cos इनवर्स v अपॉन यू, cos इनवर्स v अपॉन यू। यहां पे ये पार्ट खत्म हो जाता है बस, cos इनवर्स v अपॉन यू, थर्ड ऑप्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पार्टिकल जो ए पॉइंट पे था और पॉइंट बी दोनों का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाला सेम हो गया तो इनमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और अगर इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुआ तो इनके बीच का सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो अब अगर हॉरिजॉन्टल में ये साथ साथ चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं पार्टिकल जो है वो बी पॉइंट पे पहुंच जाए, मैं चाहता हूं पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचे, तो u का कंपोनेंट इधर वाला जो है, मान लीजिए एंगल अल्फा है, तो u cos अल्फा इस पार्टिकल को b पॉइंट तक लेके जाएगा। तो ठीक है, ये वाली बात आप समझ गए होंगे अब आप, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बस। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ और है बेटा, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। तो बस आपको इतना सा सोचना है कि हॉरिजॉन्टल में दोनों की वेलोसिटी सेम होने से इनका रिलेटिव मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। तो पार्टिकल का जो मोशन हो सकता है वो एक वर्टिकल में हम डिफाइन कर सकते हैं जो डायरेक्टली बी की तरफ जाएगा, इट विल बी योर यू कॉस अल्फा। जो भी वैल्यूज होगी उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो थीटा निकालना था। क्लियर रहेगी बातें सभी को, समझते हो ना? बहुत बढ़िया। तो यहां पे जो ये पार्ट है बेटा रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, ये भी कंप्लीट होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारे सवाल हो गए, क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल है जो भी आपको डीपीपी में भी मिलेंगे, उनको सॉल्व कीजिए तो कुछ और चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, उनको भी सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा थॉट क्लियर होगा। तो मेरा मानना यह है कि फिजिक्स के जो फंडे होते हैं ना, वो तो मैंने आपको पढ़ा दिए, कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। अब ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होगी, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन भी सिखाता है बेटा, है ना। तो क्वेश्चंस करोगे तो ही चीजें क्लियर होगी। बाकी अगर आपको वीडियो दोबारा देखनी है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrain.com पे आ सकते हैं, IIT JEE वाले डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। यहां पे जाओगे तो यहां पे मेरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करना तो इधर यहां पे सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेक्चर्स प्लस DPPs एंड उनके सॉल्यूशंस। तो सब कुछ बेटा यहां पे प्रॉपर सीक्वेंस में हमने अरेंज करके रख दिया है, सो दैट आपको कभी वीडियो को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, है ना। ऐसा अब नहीं हो कि 15 मिनट तक तुम वीडियो को ढूंढ रहे हो कि हाँ कहां है, पार्ट 2 कहां है, पार्ट 3 कहां पे। सारे पार्ट, सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज यहां पे अरेंज करके रख दिए है, तो एक बार वेबसाइट पे जरूर आके देख लीजिएगा, ठीक है। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें वेबसाइट पे बुला रहा हूं तो यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है, ये बेटा फ्री रहेगा जैसे यूट्यूब पे रहेगा, ठीक है। तो बस हमने चीजें आसान की है आप लोगों के लिए। और तो वेबसाइट पे अगर आप आते हो तो ये लेक्चर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, तो आप आके इनको देखिए, अपने डाउट्स को सॉल्व कीजिए। इवन जो आज की डीपीपी होगी वो भी यहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो डीपीपी को भी यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेक श्योर वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको जरूर दबा देना, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा देना, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचाना, उनको बोलना है कि भाई जेई की तैयारी कर रहे हो तो इधर उधर मत भटको, सीधा मैग्नेट ब्रेन्स पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर प्रिपरेशन चल रही है फॉर द जेई एग्जाम, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अपने दोस्तों तक पहुंचानी है, पहुंचा दोगे, बोल दोगे उनको, जाके बुला लोगे ना अगले सेशन से, बहुत बढ़िया। और सेशन पसंद आया तो लाइक करना। बस इतनी ही कहानी आज के इस लेक्चर के लिए। अगले सेशन से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कहानी को शुरू करेंगे। तो बिल्कुल जैसा मैं आपसे हमेशा से कहता हूं, 0 लेवल से हीरो लेवल। तो सबसे पहला सेशन थोड़ा इजी क्वेश्चंस का होगा, फिर धीरे धीरे हम उसको लेवल बढ़ाएंगे और एडवांस तक लेके चलेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।